क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान का अहंकार किसी अनदेखे खौफ से टकराता है तो उसका नतीजा क्या होता है? आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। यह हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि जिन चीजों को हम समझ नहीं सकते, उनका मजाक उड़ाना हम पर कितना भारी पड़ सकता है। आज हम दिल्ली कैंट की उस डरावनी रात को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। उन्हें अपने शरीर पर रेत बहुत जोर से चुभती हुई महसूस हुई, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पूरी तरह से खाली थी। ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये उस रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ का एकदम सीधा अनुभव है, जिसने उन लड़कों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जरा सोचिए, जो चीज आपको दिख नहीं रही वो आपको शारीरिक तौर पर चोट पहुंचा रही हो। सेक्शन 1, द दिल्ली कैंट लेजेंड। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। जब भी दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों की बात आती है तो दिल्ली कैंटोनमेंट रोड का नाम सबसे ऊपर आता है। सालों से ये अफवाह उड़ते रही है कि रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच यहाँ एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती है और अगर कोई न रुके तो उसकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ती है। लेकिन हमारी आज की कहानी की हकीकत इससे थोड़ी अलग है। बात 2012 की है। राज, करण और रोहन, ये 3 चचेरे भाई पंजाब से नए नए ग्रेजुएट होकर दिल्ली आए थे। वो पूरी तरह से अविश्वासी थे। उनका मानना था कि ये भूत प्रेत सब बकवास है और वो स्थानीय मिथक की धज्जियां उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सेक्शन 2, अ ड्रंकन मिडनाइट चैलेंज। अब समझने वाली बात यह है कि इंसान अचानक से इतना कमजोर और शिकार बनने लायक कैसे हो जाता है। ये तीनों लड़के सिर्फ 20-21 साल के थे, उम्र का वो पड़ाव जहां खून गर्म होता है। उस रात वो भारी नशे में थे। करण को हमेशा से खतरों से खेलने का शौक था और उसका ईगो इतना बड़ा था कि उसे डरपोक कहलाने से नफरत थी। उसने अपने भाइयों को भी उकसाया। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था, कच्ची उम्र, बहुत ज्यादा शराब और भारी अहंकार, जिसने उन्हें एक परफेक्ट शिकार बना दिया। सच कहूं तो ये एक ऐसी भयानक गलती थी जो शायद जवानी के जोश में कोई भी कर सकता है। अगर हम उस रात के घटनाक्रम को देखें तो ये खराब फैसलों की एक पूरी टाइमलाइन है। रात 11:30 बजे वो अपने कमरे में आराम से शराब पीकर जश्न मना रहे थे। रात ठीक 12 बजे बिना किसी खास वजह के वो अपने अपार्टमेंट से पैदल ही बाहर निकल पड़े। और रात 1 बजे, जी हाँ, वो समय जिसे अक्सर विचिंग आवर या आत्माओं का समय कहा जाता है, वो सीधा दिल्ली कैंट रोड के उस भयानक सन्नाटे के बीचों बीच पहुंच गए। सेक्शन 3, टेरर ऑन द हॉन्टेड रोड। सन्नाटा, अंधेरा, और अब जो होने वाला था उसने उनकी दुनिया हिला दी। जैसे ही वो उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़े, हवा एकदम से भारी हो गई। करण अपने भाइयों से करीब 20 फीट आगे चल रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर एक बहुत भारी हाथ रखा है। एक ठंडा भारी हाथ। वो झटके से पीछे मुड़ा। उसे लगा राज या रोहन मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों तो उससे बहुत दूर खड़े थे। नशे की वजह से उसने शुरुआत में से अपना वहम मान लिया और नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये वहम नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद रात की उस गहरी खामोशी को चीरते हुए एक औरत की भयानक चीख गूंज उठी और इसके ठीक बाद कदम ताल। उन्हें अपने पीछे भारी कदमों की आवाज बहुत साफ सुनाई देने लगी। सड़क पर सिर्फ वे 3 थे, लेकिन कदमों की आवाज एक चौथे इंसान की आ रही थी। एक बहुत ही स्पष्ट भारी आवाज जो उनके चलने के साथ चलती और उनके रुकने पर रुक जाती। वो चीज बिल्कुल उनके पीछे थी। और ये बात इस घटना का सबसे खौफनाक हिस्सा दर्शाती है। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई मुट्ठी भर भर के उनके ऊपर बहुत जोर से रेत फेंक रहा है। रेत सीधे उनके शरीर पर चुभ रही थी। उन्हें सच में दर्द हो रहा था, लेकिन न तो वहां कोई हवा चल रही थी और न ही पक्की सड़क पर रेत का कोई नामो निशान था। ये एक अदृश्य हमला था। उनका नशा पल भर में उतर गया और वो अपनी जान बचाकर वहां से पागलों की तरह भागे। सेक्शन 4, द नाइटमेयर फॉलोज देम होम। हाफते हुए, गिरते पड़ते वो किसी तरह अपने अपार्टमेंट में वापस पहुंचे। उन्होंने तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित हैं। लेकिन तभी ठक ठक ठक, मेन डोर पर एक बहुत जोरदार दस्तक हुई। उनकी सांसें अटक गईं। हिम्मत करके उन्होंने टॉर्च उठाई, दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। पूरी सड़क, पूरी गली एकदम सुनसान थी। वो कांपते हुए वापस अंदर आए, दरवाजा फिर से लॉक किया और तभी एक और दस्तक हुई।
लेकिन इस बार यह आवाज बाहर से नहीं थी। ये दस्तक बंद घर के अंदर वाली खिड़की से आ रही थी। एक ऐसी खिड़की जहां बाहर से किसी का भी पहुंचना नामुमकिन था। इसका सीधा सा मतलब था, वो जो कोई भी चीज थी वो अब बाहर नहीं थी, वो उनके साथ घर के अंदर थी। और फिर जो हुआ उसने उनका सारा अविश्वास तोड़ दिया। उनका बिस्तर बहुत जोर जोर से हिलने लगा, गद्दा अपनी जगह से खिसक गया, कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, फिर भी कमरे के अंदर एक ऐसी जमा देने वाली ठंडी हवा चलने लगी जिसने उन्हें अंदर तक कंपा दिया। वो तीनों इतने खौफ में थे कि एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गए और सुबह होने तक बस लगातार अपने फोन पर हनुमान चालीसा चलाते रहे। सेक्शन 5 एस्केपिंग टू पंजाब। जैसे ही सूरज निकला, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस से छुट्टी ली और सीधे अपने घर पंजाब भाग गए। इस डेटा को देखिए, ये साफ बताता है कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डर नहीं था। शारीरिक तौर पर उनकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी, उन्हें तेज बुखार था, वो बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहे थे। मानसिक रूप से वो पूरी तरह टूट चुके थे, उनकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। और सबसे डरावनी बात, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब के अपने सुरक्षित घर में भी उन्हें कमरों के अंदर से दरवाजा खटखटाने की वैसी ही आवाजें आ रही थी। वो साया उनके साथ पंजाब तक आ पहुंचा था। सेक्शन 6 द फाइनल एक्सोर्सिज्म। जब उनके घर वालों ने उनकी ये हालत देखी तो वो बुरी तरह घबरा गए और उन्हें तुरंत अपने पड़ोस के एक बहुत ही जाने माने बंगाली बाबा के पास ले गए। बाबा ने उन्हें देखते ही जो डायग्नोसिस दिया वो समझना बहुत जरूरी है। बाबा ने समझाया कि वल्नरेबिलिटी या असुरक्षा असल में क्या होती है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आपके शरीर का आध्यात्मिक रक्षा कवच कमजोर हो जाता है, जो अक्सर बहुत ज्यादा शराब पीने या नेगेटिव सोच की वजह से होता है। बाबा ने कहा कि उस सड़क पर सफेद साड़ी वाली औरत थी या कोई और, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इन लड़कों की अपनी नेगेटिव एनर्जी ने ही उस अदृश्य शक्ति को इन पर हावी होने का न्योता दिया था। तो सबसे अहम बात यह है कि बाबा ने उन्हें बताया कि उन्होंने खुद ये मुसीबत कैसे मोल ली। पहला कदम, वो एक ऐसी जगह पर गए जो अपनी नेगेटिविटी के लिए जानी जाती है, वो भी रात के सबसे कमज़ोर समय में। दूसरा, उन्होंने शराब के भारी नशे में खुद की आध्यात्मिक सुरक्षा को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। और तीसरा, उन्होंने अपने अहंकार में उन शक्तियों का खुला मजाक उड़ाया जिन्हें वो मानते तक नहीं थे। इन तीनों गलतियों ने मिलकर उनके लिए एक परफेक्ट ट्रैप तैयार कर दिया। नंबर 5, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन महीनों की संख्या है जो उन तीनों लड़कों को इस भयानक सदमे से बाहर आने में लगे। पूरे 4 से 5 महीने का सख्त रिकवरी टाइम, वो भी घर की 4 दीवारी के अंदर। और इसका नतीजा क्या हुआ? दिल्ली में उनके प्राइवेट सेक्टर की अच्छी खासी नौकरियां उनके हाथ से चली गईं। इस पूरी घटना से हमें यही समझ आता है कि झूठे अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत कितनी भारी हो सकती है। उन तीनों ने सिर्फ अपना कीमती समय या नौकरियां ही नहीं खोई, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा डर बैठा लिया जो शायद उन्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा। अंधेरे का ऐसा खौफ जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह लकवाग्रस्त कर दिया है। तो इस पूरी खौफनाक कहानी को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, ये सब जानने के बाद, कि उस गहरे अंधेरे में क्या इंतजार कर रहा हो सकता है। क्या अब भी कोई महज अपना अहंकार शांत करने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए किसी अनजानी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? जरा सोचेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।